अगला क्वेश्चन है विच एरिया कनेक्ट्स द सब मैंडिबुलर एंड लेटरल फेरेंजियल स्पेस। सब मैंडिबुलर और लेटरल फेरेंजियल स्पेस को कौन सा एरिया कनेक्ट करता है? आंसर है इसमें बक्को फेरेंजियल फेशिया। थोड़ी सी थ्योरी की बात कर लेते हैं। द बाउंड्री ऑफ द लेटरल फेरेंजियल स्पेस डज नॉट परमिट ईजी कम्युनिकेशन विद द एडजेसेंट स्पेसेस। ठीक है, लेकिन इन्फेक्शन कैन पास मोस्ट ईजिली बिटवीन द लेटरल फेरेंजियल स्पेस एंड द सबमैंडिबुलर स्पेस बाय ट्रैकिंग अक्रॉस द स्टाइलोग्लॉसस मसल। ठीक है, स्टाइलोग्लॉसस मसल के साथ साथ ट्रैक होकर यहाँ से इन्फेक्शन स्प्रेड कर जाता है। द लेटरल फेरेंजियल स्पेस इट लाइज बिटवीन द मीडियल टाइरिगॉइड एंड द सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। ठीक है, लेटरल फेरेंजियल स्पेस मीडियल टाइरिगॉइड और सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के बीच में होता है। देयर इज अ वीक जोन इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फेशिया। एक वीक जोन होती है इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फेशिया अराउंड द सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड के साथ में हमारे पास एक वीक जोन होती है इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फेशिया अराउंड द सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड मीडियल टू स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। स्टाइलोई मैंडिबुलर लिगामेंट के मीडियल साइड पे इस वीक जोन की अगर रप्चर हो जाता है, रप्चर ऑफ एनी सबमैंडिबुलर एब्सेस will travel into the parapharyngeal space at a point where it will cause rapid onset of respiratory embarrassment। ठीक है, अगर कोई भी एब्सेस है सबमैंडिबुलर स्पेस के अंदर हो गई है तो वो ईजिली ट्रैवल कर जाती है इनटू द पैराफेरेंजियल स्पेसेस। ठीक है, और इससे क्या होता है, ये ईजिली रैपिड ऑनसेट करवा देती है रेस्पिरेटरी एम्बैरेसमेंट का, मतलब रेस्पिरेशन में दिक्कत देना शुरू कर देगी। द सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल इज कवर्ड बाय बक्कोफेरेंजियल फेशिया। कौन सा? सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। सुपीरियर, हर एक अलग अलग स्टेटमेंट में बात कर रहे हैं। सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर जो होता है दैट इज कवर्ड बाय बक्कोफेरेंजियल फेशिया। नाउ थ्रू विच एन इन्फेक्शन कैन फर्दर स्प्रेड इनटू लेटरल फेरेंजियल स्पेसेस। अब ये बक्कोफेरेंजियल फेशिया जो है इसके थ्रू हमारे पास इन्फेक्शन जो है वो फर्दर स्प्रेड कर जाता है इनटू द लेटरल फेरेंजियल स्पेसेस। अगला सवाल है हमारे पास, विच इज़ द वर्टिकल रेफरेंस पॉइंट यूज्ड इन लीफोर्ड वन ऑस्टियोटोमी। ठीक है, तो आंसर है इसमें ग्लैबेला। थ्योरी पढ़ते थोड़ी सी। द स्क्रू इज इंसर्टेड ऑन टू द ग्लैबेला दैट इज एट द रूट ऑफ ब्रिज ऑफ द नोज। रूट ऑफ द ब्रिज ऑफ द नोज पे हमारे पास ग्लैबेला आ गया, वहाँ पे ये इट दिस सर्व्स एज अ वर्टिकल रेफरेंस पॉइंट। अगला सवाल है, ड्यूरिंग एन IVRO excessive distal segment movement with excessive stripping of the medial pterygoid, it results in what? ठीक है, तो it will result in condylar dislocation। देखो IVRO का मतलब क्या होता है? देखो IVRO इज इंट्राओरल वर्टिकल रैमस ऑस्टियोटोमी। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जो कि हम मैंडिबल के ऊपर कर रहे हैं और मैंडिबल में भी रेमस के ऊपर कर रहे हैं। अब इसमें हम इंट्राओरल अप्रोच कर रहे हैं, IVRO इंट्राओरल वर्टिकल रैमस ऑस्टियोटोमी। ऑस्टियोटोमी में हम कट बनाते हैं, एक कट बनाते हैं रैमस के ऊपर, ठीक है, ऑफ द मैंडिबल, यूजली पोस्टीरियर टू लिंगुला। यूजली पोस्टीरियर टू लिंगुला इसलिए रखते हैं ताकि हमारा जो नर्व है उसको डैमेज कम से कम हो, ये और आइडियल कंडीशन में होना ही नहीं चाहिए नर्व को डैमेज, जिससे कि हमारे पास बाद में जैसे पैरास्थीसिया वगैरह वाली दिक्कतें आती हैं वो ना आए। ठीक है, अब लिंगुला के पीछे से हम एक कट बना देते हैं मैंडिबल में डाउनवर्ड्स इनटू द इंफीरियर बॉर्डर। पर्पस क्या है कि हम मैंडिबल को पीछे लेके जा रहे हैं। अगर मैंडिबुलर प्रोग्नेथिज्म या फिर क्लास 3 ऑक्लूजन है, क्लास 3 ऑक्लूजन है, मैंडिबल को कट बनाते हैं पीछे से, ये वाला हिस्सा रिमूव करते हैं हल्का सा और मैंडिबल को पीछे ले जाते हैं। ठीक है, या फिर हम TMJ एंकालोसिस को ट्रीट कर रहे हैं तब भी ऐसे करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हमें अब इसके साथ मैंडिबल के साथ मसल्स भी जुड़े होंगे, जैसे मीडियल टाइरिगॉइड मसल जुड़ा होगा। ठीक है, तो IVRO के दौरान हम क्या करते हैं, मीडियल टाइरिगॉइड जो कि अटैच होता है टू द मीडियल सर्फेस ऑफ द मैंडिबल, अंदर की साइड पे जो अटैच होता है उसको पार्शली स्ट्रिप करते हैं, पार्शली हल्का सा कट करते हैं ताकि हम उसे मोबिलाइज कर सकें और उसे पोस्टीरियर प्रॉक्सिमल सेगमेंट के साथ जोड़ सकें। अगर एक्सेसिव स्ट्रिपिंग हम कर देते हैं तो फिर उससे प्रॉक्सिमल सेगमेंट का कंट्रोल जो है वो लूज़ हो जाता है, और अगर हम किसी मसल को काट रहे हैं तो उससे पोस्ट ऑपरेटिव हेमाटोमा और ब्लीडिंग का खतरा भी इंक्रीज़ कर जाएगा। अगर पोस्ट ऑपरेटिव हेमाटोमा वगैरह इंक्रीज़ करेगा तो फाइब्रोसिस भी इंक्रीज़ करेगी, लिमिटेड माउथ ओपनिंग रह जाएगी और पेन भी इंक्रीज़ कर सकती है। ओके, और इसकी वजह से फाइनली जो मसल है वो अपना काम डेविएट कर जाएगा उसका काम। इट विल लीड टू
अगर हम एक्सेसिव स्ट्रिपिंग कर देती है मीडियल टेरिगॉइड को, इट विल लीड टू अनसीटिंग ऑफ कॉन्डाइल आउट ऑफ द ग्लिनोइड फॉसा। ठीक है, क्योंकि मीडियल टेरिगॉइड जो है वो पीछे की जो सेगमेंट होगा, जो मैंडिबल का हमने पीछे का रिसेक्ट किया हुआ सेगमेंट है, उसको आगे की तरफ खींचेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से जो कॉन्डाइल है वो ग्लिनोइड फॉसा से बार बार बाहर आता रहेगा। अगला सवाल है, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया बी नीड्स अ मेजर सर्जरी, फैक्टर डिस्प्लेसमेंट विच शुड बी डन एट व्हाट रेट। सबसे पहले हम देंगे फैक्टर 9 और इन्फ्यूजन रेट जो होगा दैट विल बी 80 to 100 यूनिट्स पर केजी एवरी 12 आवर्स। ठीक है, 80 से 100 यूनिट्स पर केजी एवरी 12 आवर्स। ये 12 भी याद रखना है क्योंकि 12 चेंज कर देते हैं। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में जो ऑप्शन होते तो। अब हाफ लाइफ जो फैक्टर 9 की है दैट इज़ 12 to 24 आवर्स। ठीक है, इसीलिए इसे हर 12 घंटे के बाद दिया जाता है ताकि बॉडी में लेवल्स को हम मेंटेन करके रख सकें। देखो, फैक्टर 9 रिप्लेसमेंट थेरेपी में हमारे पास डोज कैलकुलेशन हम करते हैं। 1 यूनिट अगर हम फैक्टर 9 की दे रहे हैं, 1 यूनिट ऑफ फैक्टर 9 पर केजी अगर हम दे रहे हैं, इट विल रेज द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ फैक्टर 9 बाय अबाउट 0.01 माइक्रोग्राम पर ml। ठीक है, या फिर 1% से ये इसको रेज कर देगा। अब इंट्रावैस्कुलर रिकवरी ऑफ फैक्टर 9 इज अबाउट 50%। प्रॉबली फैक्टर 9 बाइंड कर जाता है कोलेजन के साथ, टाइप 4 कोलेजन के साथ ऑफ द वेसल वॉल। ठीक है, तो मतलब अगर हम इंट्रावैस्कुलर दे रहे हैं इसको तो 50% हम मान के चलते हैं कि जितना हम देंगे उससे 50% पहुंचेगा। तो इनिशियल डोज ऑफ फैक्टर 9 शुड बी फॉलोड बाय 1/2 ऑफ इट्स अमाउंट आफ्टर एवरी 12 to 18 आवर्स। अगर हमने इनिशियल डोज 100 दी है तो हम हर 12 घंटे के बाद जो है वो डोज जो देंगे, जो नेक्स्ट 12 घंटे के बाद डोज देंगे दैट विल बी 50, क्योंकि 50% तो अभी भी बाउंड रहेगा विद द कोलेजन जो कि टाइप 4 कोलेजन होता है इन द वेसल वॉल। ठीक है, अगला सवाल है, व्हाट इज़ द साइट फॉर बोटॉक्स इंजेक्शंस इनटू द मैसेटेरिक मसल्स। देखो, मैसेटिक मसल में हमारे पास अपर पार्ट जो होता है उसके अंदर हम बोटॉक्स के इंजेक्शंस देते हैं। द बोटॉक्स इंजेक्शंस इनटू द मैसेटिक मसल्स आर कॉमनली डन एज एन एस्थेटिक प्रोसीजर टू ट्राई टू इम्प्रूव और ट्रीट मैसेटेरिक हाइपरट्रॉफी। और 3 पॉइंट बोटॉक्स दिया जाता है। 3 पॉइंट बोटॉक्स टेक्निक में क्या होता है, 1 पॉइंट इन्फीरियर टू ट्रेगस माउथ लाइन। जो ट्रेगस माउथ लाइन होती है इसके इन्फीरियर देते हैं। ठीक है, इस लाइन के इन्फीरियर देंगे। एट द थिकेस्ट पॉइंट ऑफ द मसल्स एट 2.1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर्स ऑफ द मैसेटर। जो एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर है मैसेटर का उससे 2 सेंटीमीटर अवे हम देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे ब्लू से दिखाई देगा, ये ब्लू से जो बन रहा है वहाँ पे देते हैं। ठीक है, दिस हेल्प्स टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ अफेक्टिंग द रिजोरियस मसल एंड दस कॉजिंग हर्निएशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। इससे क्या होगा कि हमारा जो रिजोरियस मसल है, रिजोरियस मसल जो है उसको हम टच नहीं करेंगे ताकि हमारा जो पैरोटिड ग्लैंड है उसमें कोई हर्निएशन ना बन पाए इंजेक्शन की वजह से। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच वेसल हैज़ द लोएस्ट ब्लड प्रेशर। तो आंसर है वेन्यूल। ठीक है, आर्टरी, कैपिलरी, आर्टेरियोल और वेन्यूल में से सबसे कम ब्लड प्रेशर जो होता है वो वेन्यूल का होता है। अब बाकी थ्योरी की बात करते हैं। ब्लड प्रेशर इज़ हाईएस्ट विद इन द लार्ज आर्टरीज। लार्ज आर्टरीज के अंदर हमारे पास ब्लड प्रेशर हाईएस्ट होता है। लार्ज आर्टरीज का एग्जांपल आ गया ऑर्टा, बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड डायरेक्टली टू द वेंट्रिकल ऑफ हार्ट। वेंट्रिकल पंप कर रहा है ब्लड को, तो ये डायरेक्टली इसमें ब्लड प्रेशर हाईएस्ट होता है। एज द ब्लड वेसल स्प्लिट फ्रॉम स्मॉल आर्टरीज फिर टू आर्टेरियोल्स, देयर इज़ अ ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर। ठीक है, दिस ड्रॉप अकर्स बिकॉज देयर इज एन इंक्रीज रेशियो ऑफ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम। ठीक है, ब्लड कैप जो कैपिलरी होगी या फिर वेन्यूल होगा या आर्टरी होगा या फिर आर्टेरियोल होगा। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास ब्लड वॉल्यूम टू सरफेस एरिया का रेशियो जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाएगा और सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हमारे पास ब्लड प्रेशर विल बी लेस। ठीक है, अब आर्टेरियल्स जो है वो डायरेक्टली कैपिलरीज के साथ कनेक्ट करती हैं जो कि बहुत ज़्यादा थिन ब्लड वेसल्स होती हैं और हाई प्रेशर को कैपिलरी जो है वो विथस्टैंड नहीं कर सकती। एज द ब्लड ट्रैवल्स थ्रू द कैपिलरीज स्लोली। ठीक है, कैपिलरी में से जो ब्लड है वो बहुत स्लोली ट्रैवल करता है, एट अ स्लो एंड लाइट प्रेशर ट्रैवल करता है, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा तो कैपिलरीज फट जाएंगी।
एंड एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स टेक्स प्लेस इन द कैपिलरीज। ठीक है, नाउ द ब्लड देन एम्प्टीज इनटू वेन्यूल्स। कैपिलरीज के बाद अब उसको वापस जाना है हार्ट की तरफ, तो वो पहले एम्प्टी होती हैं इनटू वेन्यूल्स। वेन्यूल्स से ये स्मॉल वेन्स में जाती हैं और स्मॉल वेन से ये लार्ज वेन में जाती हैं। लार्ज वेन से ये इवेंचुअली चला जाएगा वेना कावा में और वेना कावा से वापस चला जाएगा हार्ट के अंदर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हमारे पास, तो वेन्यूल के अंदर हमारे पास सबसे कम ब्लड प्रेशर होता है। लोएस्ट ब्लड प्रेशर इज इन वेन्यूल्स। अब अगर हम एक ग्राफ बनाएं, ठीक है, जिसमें हमने ब्लड प्रेशर को दिखाया हो, तो ब्लड प्रेशर ऐसे ऐसे राइज करता है क्योंकि हार्ट भी पंप कर रहा है और उसके बाद हार्ट एक रेस्टिंग स्टेज पे आता है, फिर हार्ट दोबारा से पंप करता है, तो ऐसे ऐसे ब्लड प्रेशर आता है। तो हमारे पास जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, मतलब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है तब प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, और मीन आर्टीरियल प्रेशर दोनों का सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का मीन होता है, और डायस्टोलिक प्रेशर हमारे पास हमेशा कम होगा। ठीक है, तो एक रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा है ऑर्टा में, फिर है इलास्टिक आर्टरीज़ के अंदर या फिर मेजर आर्टरीज़ के अंदर, फिर आती इलास्टिक आर्टरीज़ के बाद आती है हमारे पास मस्कुलर आर्टरीज़ के अंदर। ब्लड प्रेशर की रेंज के बारे में बात करें, ऑर्टा, इलास्टिक आर्टरीज़, देन वी हैव मस्कुलर आर्टरीज़, देन वी हैव आर्टीरियोल्स। फिर उसके बाद और कम आएगा कैपिलरीज़ के अंदर। कैपिलरीज़ के बाद जो वेन्यूल्स होते हैं, वेन्यूल्स में सबसे कम ब्लड प्रेशर आ जाएगा। उसके बाद उससे कम आएगा मीडियम और लार्ज वेसल्स के अंदर, और वेना कावा के अंदर लगभग लीस्ट प्रेशर हमारे पास आएगा, बहुत कम प्रेशर आएगा ब्लड प्रेशर का। एज इन हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अ पैसिव प्रेशर, पैसिव प्रेशर आएगा वेंस के अंदर लगभग। अगला सवाल है, द कैरेक्टरिस्टिक पॉपकॉर्न सेल्स आर सीन इन विच डिजीज? तो आंसर इज हॉजकिंस लिम्फोमा। हॉजकिंस लिम्फोमा के अंदर हमारे पास पॉपकॉर्न सेल्स दिखाई देते हैं। सी, नोडुलर लिम्फोसाइट वेरिएंट ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा, अ कैंसर ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, नोडुलर लिम्फोसाइट वेरिएंट, ये कैंसर होता है ऑफ इम्यून सिस्टम, इज मार्क्ड बाय प्रेजेंस ऑफ लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट सेल्स। और ये लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट सेल्स जो होते हैं इनको हम कहते हैं एज अ पॉपकॉर्न सेल्स। ये जो सेल दिखाई दे रहा है, दिस इज अ पॉपकॉर्न शेप्ड सेल। ठीक है, नाउ LNH cells are also known as popcorn cells since they usually have a multilobed or extremely folded appearance like a popcorn। ठीक है, ये देखो यहाँ पे multilobed या extremely folded appearance है like a popcorn with vesicular chromatin। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर वेसिकुलर क्रोमैटिन होता है, थिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी और स्कैंटी साइटोप्लाज्म होगा। स्कैंटी साइटोप्लाज्म, थिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड वेसिकुलर क्रोमैटिन। ये बात होगी हमारे पास हॉजकिन लिम्फोमा के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशंस आर ऑफ हेमेटोमा एक्सेप्ट। तो कॉम्प्लिकेशन जो हमारे पास दी हुई है दैट इज़ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन हो सकता है हेमेटोमा के बाद, प्रेशर नेक्रोसिस हो सकती है। ठीक है, प्रेशर नेक्रोसिस हो सकती है। तीसरी चीज़, अगर हेमेटोमा है तो डिलेड हीलिंग होगी। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कि किसी भी नर्व को कोई इंजरी या कोई नुकसान तो नहीं होगा हेमेटोमा से, तो आंसर होता है नो। ठीक है, नर्व्स को अगर इंजरी होगी तो इन्फेक्शन के बाद ही होगी, लेकिन डायरेक्ट इंजरी कोई भी नर्व को हेमेटोमा से नहीं हो सकती। सो द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हेमेटोमा मे बी रिलेटेड टू द साइट वेयर हेमेटोमा अकर्स। ठीक है, हेमेटोमा मे कॉम्प्रेस द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स, मे कॉम्प्रेस, हेमेटोमा की वजह से कॉम्प्रेशन हो सकती है सराउंडिंग स्ट्रक्चर की, रिजल्टिंग इन इस्चीमिया एंड प्रेशर नेक्रोसिस। हेमेटोमा हुआ, सराउंडिंग स्ट्रक्चर दब गए, जो वेसल्स हैं वो दब गई, जिनकी वजह से सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में हमारे पास इस्चीमिया और प्रेशर नेक्रोसिस हो सकता है। इट मे सेकेंडली बी रिलेटेड टू डिलेड हीलिंग। अगर हेमेटोमा हमारे पास इन्फेक्ट कर जाता है, मान लो इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस इन्फेक्शन की वजह से डिलेड हीलिंग हो जाएगी। लेकिन नर्व इंजरी बहुत ज़्यादा कम कॉम्प्लिकेशन है हेमेटोमा का। ठीक है, नर्व इंजरी नर्व दब सकती है, हेमेटोमा के प्रेशर की वजह से दब सकती है, लेकिन नर्व इंजरी डायरेक्टली हेमेटोमा कॉज नहीं करेगा, और वी कैन से हेमेटोमा की वजह से डायरेक्टली नर्व इंजरी नहीं होगी। अगला सवाल है, विच लेबोरेटरी फाइंडिंग इज नॉट सीन इन केस ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो कौन कौन सी चीज़ें देखी जाती हैं? सबसे पहले हमारे पास ल्यूकोसाइटोसिस देखी जाती है, रेज्ड ESR और CRP। रेज्ड हमारे पास एल्ब्यूमिन यूरिया देखा जाता है, ब्लड में
प्रोटीन्स आना शुरू हो जाते हैं, ESR रेज हो जाता है, CRP रेज हो जाता है, ल्यूकोसाइटोसिस देखी जाती है। तो अब थ्योरी पढ़ लेते हैं। द लैब फाइंडिंग्स सीन इन केस ऑफ एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस आर PMNLs और मॉडरेट ल्यूकोसाइटोसिस। सबसे पहले मॉडरेट ल्यूकोसाइटोसिस होगी, स्लाइटली एलिवेटेड ESR आ जाएगा, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो है वो स्लाइटली एलिवेट कर जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, एल्ब्यूमिन्यूरिया हो जाएगा, ठीक है। ब्लड कल्चर्स, वुंड कल्चर्स एंड सेंसिटिविटी टेस्ट एंड कंप्लीट ब्लड काउंट with peaks and troughs on any antimicrobial prescribed should be assessed on a regular basis in cases of osteomyelitis, ठीक है। लेकिन इसमें RBC काउंट इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। जो चौथा ऑप्शन है हमारे पास, RBC काउंट विल नॉट बी इंक्रीज इन केस ऑफ ऑस्टियोमाइलिटिस। अगला सवाल है, इन अ BSSO सेटबैक फिक्सेशन इन न्यूट्रल पोजीशन जोन इज बेस्ट अचीव्ड बाय वट, किस चीज़ से अचीव करते हैं? तो आंसर है हमारे पास लैग स्क्रू। लैग स्क्रू बेसिकली वहाँ पे इंडिकेटेड होते हैं जहाँ पे पैसिव बोन कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, और कोई टेंशन या टॉर्क प्रेजेंट नहीं होगी टू द कॉन्डाइल। टेंशन या टॉर्क या फिर कोई भी फोर्स टू द कॉन्डाइल प्रेजेंट नहीं होगी, वहीं पे हम लैग स्क्रू जो है वो देते हैं। 2 से 3 मिलीमीटर का स्क्रू का पोजीशन होता है, दैट इज़ यूज फॉर स्टेबलाइजेशन, ठीक है। हम एक बोन के हिस्से के साथ दूसरे बोन के हिस्से को फिक्स कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रू। दीज आर प्लेस्ड ट्रांसफोरली एट द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द ऑस्टियोटोमी साइट, जहाँ पे हमने ऑस्टियोटोमी करी है, बोन जहाँ पे काटी है, उसी के हम ट्रांसफोरली सुपीरियर बॉर्डर पे इसको प्रेस कर देते हैं। यहाँ पे सुपीरियर बॉर्डर, ऊपर वाला बॉर्डर जो है उसके ऊपर प्लेस कर देंगे। दे बेसिकली डन ताकि हमारा जो सेटबैक है, मतलब अपनी मैंडिबल वापस रीग्रो करके क्लास 3 के केस में ना चली जाए, ठीक है, और हमारा जो रिजल्ट है वो रिलैप्स ना करे, इसीलिए हम लैग स्क्रू जो है उनको प्लेस कर दें। अगला सवाल है, वाइल प्लेसिंग अ वॉर्ड्स इंसिजन द डिस्टल इंसिजन इज कर्व्ड एट अ बक्कल डायरेक्शन टू प्रिवेंट इंजरी टू। सो द आंसर वी हैव इज द लिंगुअल नर्व। हम लिंगुअल नर्व और रेट्रोमोलर वेसल्स को बचाने के लिए डिस्टल लिम्ब ऑफ इंसिजन देते हैं। बेसिकली वॉर्ड्स इंसिजन होता क्या, उसके बारे में बात करते हैं। जब हमें मैंडिबुलर थर्ड मोलर्स को सर्जिकल रिमूवल से निकालना होता है तो हम वॉर्ड्स इंसिजन देते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हम डिस्टल जिंजाइवल मार्जिन ऑफ द मैंडिबुलर सेकंड मोलर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट होते होते हम पोस्टीरियरली जाएंगे, ठीक है। पोस्टीरियरली जाके हम रेट्रोमोलर एरिया में पोस्टीरियर और लेटरल एक इंसिजन देंगे, और उसके बाद डाउनवर्ड और बैकवर्ड एक इंसिजन देंगे, जो कि एक रिलीजिंग इंसिजन होगा। द पर्पस ऑफ दिस इंसिजन विल बी टू एक्सेस बोन प्लस टूथ, ठीक है। बोन और टूथ विजुलाइज कर लिए और उनको एक्सेस कर लिया। इसके साथ साथ हमें इस फ्लैप की ब्लड सप्लाई को भी मेंटेन करके रखना है। दिस इज द पर्पस ऑफ वॉर्ड्स इंसिजन। अगली बात आती है मॉडिफाइड वॉर्ड्स इंसिजन के बारे में। देखो, इसमें भी हम सेम इंसिजन देते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि हम ये जो पोस्टीरियरली हम रिलीविंग इंसिजन दे रहे हैं, थोड़ा सा रिलीव जहाँ से कर रहे हैं, वहाँ पे हम एक शॉर्टर मोर कर्व्ड इंसिजन देते हैं। मोर कर्व्ड इंसिजन और मीजियल कट वी विल गिव, ठीक है, सो एज टू रिड्यूस टेंशन एंड अवॉइड कटिंग लिंगुअल नर्व and retromolar nerves and improve healing in this area. अगला सवाल है, in radiation biology the latency period is the time period between radiation exposure and second चीज़ क्या, किसके बीच में टाइम पीरियड होता है? देखो, रेडिएशन एक्सपोजर एंड अपीयरेंस ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ कैंसर, अपीयरेंस ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ कैंसर, इट इज़ नोन एज द लेटेंसी पीरियड, ठीक है। मतलब हमने रेडिएशन दे दी, उसके बाद क्लिनिकल अपीयरेंस कैंसर की कब आना शुरू हो गई, उसे हम कहते हैं लेटेंसी पीरियड। अगर सिंपलर टर्म्स से हम बोलें तो लेटेंसी पीरियड इज द टाइम ऑफ एक्सपोजर, टाइम फ्रॉम एक्सपोजर, ठीक है। एक्सपोजर से लेकर इफेक्ट तक कितना टाइम हमारे पास मिल रहा है, दैट इज नोन एज लेटेंसी पीरियड। रेडिएशन एक्सपोजर डज नॉट प्रोड्यूस कैंसर इन एवरी एक्सपोज्ड पेशेंट, लेकिन एक रिस्क फैक्टर रहता है। Effects can be immediate or can be years after the acute or high level of exposures in the patient. अगर risk to time अगर हम एक ग्राफ बनाए तो we will have this kind of graph. 0 to 4 years में हो सकता है कि ज़ीरो इफेक्ट हो, कोई भी इफेक्ट ना हो रेडिएशन का, फिर इफेक्ट एकदम से बढ़ेगा, फिर डिक्रीज करता जाएगा और 30 साल तक ऐसी बात आ रही, ठीक है। मतलब ऐसा सा ग्राफ आ गया। मतलब हमने रेडिएशन 0 पर दे दी है,
इस टाइम पीरियड पे हमने रेडिएशन दी है। तो लेटेंट पीरियड है कि रेडिएशन जब हमने दे दी है और जो हमारे सिम्टम जब डेवलप हुए, इस टाइम पीरियड के बीच में कितना टाइम हमारे पास यूज़ हुआ, दैट इज़ नोन एज लेटेंसी पीरियड। इसके बाद आता है पीरियड ऑफ रिस्क, जब बंदा ग्रसित है बीमारी के साथ, तो दैट इज़ नोन एज पीरियड ऑफ रिस्क, ठीक है, और दिस इज़ नोन एज रिस्क कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज अ कॉन्डाइलर फ्रैक्चर विथ greater than 2 mm displacement and greater than 15 degrees of deviation in an adult patient should be treated with what? तो आंसर है हमारे पास ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन। ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन से हम अगर इतना ज़्यादा डेविएशन आ चुका है तो उसे करेंगे। इंडिकेशंस पढ़ लेते हैं ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन की। सबसे पहले आती है एब्सोल्यूट इंडिकेशंस। एब्सोल्यूट इंडिकेशन में अगर हमारा सबसे पहले है मिडिल क्रेनियल फॉसा के अंदर जो है जॉइंट जो है वो कॉन्डाइल जो है वो डिस्प्लेस कर गया, तब हम करेंगे। दूसरा है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एक्वायरिंग एडिक्वेट ऑक्लूजन, ऑक्लूजन नहीं आ पा रहा है कुछ भी करके क्लोज रिडक्शन से, तो नहीं, तो हम क्या करेंगे, ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन करेंगे। तीसरा आता है कि लेटरल एनकैप्सुलेशन डिस्प्लेसमेंट होगी, जो कॉन्डाइल है वो अपने कैप्सूल से लेटरली डिस्प्लेस हो चुका है, तब भी हम ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन कर सकते हैं। चौथा, अगर कोई फॉरेन बॉडी अंदर पड़ी हुई है तो उसे निकालने के लिए तो ओपन रिडक्शन करनी ही पड़ेगी, और ओपन रिडक्शन कर ही रहे हैं तो फिर इंटरनल फिक्सेशन भी करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव इंडिकेशंस। रिलेटिव इंडिकेशंस क्या क्या होती हैं। सबसे पहले बायलेटरल कॉन्डाइलर फ्रैक्चर है किसी ई डेंचुलस पेशेंट का, जो कि विदाउट स्प्लिंटिंग हमारे पास अब प्रेजेंट है, तो वहाँ पे ओपन रिडक्शन वो इंडिकेटेड है। उसके बाद यूनिलेटरल या बायलेटरल फ्रैक्चर है जिसमें हमारे पास हम स्प्लिंट लगा नहीं सकते किसी भी रीज़न की वजह से, वहाँ पे भी हमें ओपन रिडक्शन करना पड़ सकता है। उसके बाद बायलेटरल कॉन्डाइलर फ्रैक्चर है और कम्यूटेड पैन फेशियल फ्रैक्चर से, वहाँ पे भी हमारे को ओपन रिडक्शन करनी पड़ती है। प्रोग्नैथिज्म है, प्रोग्नैथिज्म के लिए भी अगर ऑर्थो से ट्रीट होता है नहीं होता है, अगर बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए भी हमें ओपन रिडक्शन करनी पड़ती है BSSO वगैरह प्रोसीजर्स के लिए। रेट्रोग्नैथिज्म है तो उसमें भी हमारे पास ओपन रिडक्शन करनी पड़ सकती है। स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करके प्लेट्स लगाते हैं, उसमें भी ओपन रिडक्शन करनी पड़ती है, ठीक है। लॉस ऑफ टीथ, अगर दांत ही नहीं है तब भी ओपन रिडक्शन करनी पड़ सकती है। पेरिडोंटल प्रॉब्लम्स है, मतलब हम स्प्लिंट जब लगाएंगे तो दांत उतने है ही नहीं कि हमारे उतनी फोर्स बियर करने लायक है ही नहीं पेरिडोंटल प्रॉब्लम्स में, तब भी हमें ओपन रिडक्शन करनी पड़ सकती है। उसके बाद है अगर कॉन्डाइलर बेस जो है, जहाँ पे वो ये जो कॉन्डाइल जो है जहाँ पे अंदर फॉसा के अंदर बैठेगा वही चीज़ डिस्ट्रॉय हो गई है, मतलब बेस जो है दैट इज़ अनस्टेबल, वहाँ पे भी हमारे पास ओपन रिडक्शन करके उसको मैनुअली फिक्स करके हमारे को दोबारा या फिर प्रोस्थेसिस देके उसे फिक्स करना पड़ता है। अलॉन्ग विद दिस इन्फॉर्मेशन, कोई भी अगर कॉन्डाइलर फ्रैक्चर है विच इज़ ग्रेटर देन 2 mm इन डिस्प्लेसमेंट एंड ग्रेटर देन 15 degrees ऑफ डेविएशन, तो उसे हमें ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन से ही ट्रीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट अंडरवेंट लोअर मोलर एक्सट्रैक्शन 3 days बैक, 3 दिन पहले आया था, लोअर मोलर एक्सट्रैक्ट कराया। नाउ ही कंप्लेन्स ऑफ मॉडरेट टू कंटिन्यूस पेन विद फाउल स्मेल फ्रॉम द माउथ, तो क्या ट्रीटमेंट होगी। तो बेसिकली एक केस बना ड्राई सॉकेट का, ठीक है। ड्राई सॉकेट में हम क्या करते हैं, इरिगेशन और ड्रेसिंग करेंगे, इरिगेशन एंड प्लेसमेंट ऑफ सेडेटिव ड्रेसिंग करते हैं। हमें ये कब तक करना पड़ता है, जब तक सॉकेट हील नहीं कर जाता। इनिशियली वी विल इरिगेट द सॉकेट विद सेलाइन, ठीक है, ताकि कोई भी फूड डेब्री या कोई भी फॉरेन पार्टिकल है वो बाहर निकल जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, एनाल्जेसिक मेडिकल ड्रेसिंग या फिर एल्व्यूजेल जिसमें यूजिनॉल प्रेजेंट होता है उसे सॉकेट के ऊपर रख देंगे सो एज टू कवर द बोन। अब ये जो सेडेटिव इफेक्ट है ये टेम्परेरी रिलीफ प्रोवाइड कर देता है, इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करता है और टेम्परेरी रिलीफ प्रोवाइड करता है फ्रॉम द पेन। एनाल्जेसिक की तरह काम कर रहे हैं, पेन रिलीविंग एजेंट। दिस ड्रेसिंग मे नीड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर फ्यू डेज, जब तक हीलिंग प्रोसेस जो है कंप्लीट नहीं हो जाता। ड्रेसिंग को हम यूजुअली कोट कर देते हैं विद ड्राई सॉकेट पेस्ट। ड्राई सॉकेट पेस्ट को हम एल्व्यूजेली बोलते हैं, जिसमें यूजिनॉल है हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, ठीक है, और फाइबर्स वगैरह होते हैं। इसके बाद हमारे पास अगर ये चीज़ें सारी फेल हो जाती हैं, नहीं सॉकेट हील कर रहा, फिर भी पेशेंट नहीं कर पा रहा उसको ठीक, तो वी डू व्हाट, क्योंकि ये जो सॉकेट है इसके अराउंड एपिथेलाइजेशन हो जाती है फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर, राइट। तो इस एपिथेलियल लेयर को हम इंसाइज करते हैं। वी विल इंसाइज अ लेयर, अ स्मॉल बाउंड्री ऑफ द सॉकेट। उसके बाद उसको पहले क्लीन और ड्राई क्लीन करेंगे पहले,
क्लीन डिब्राइवमेंट पहले हो जाएगी सारी, ठीक है। उसके बाद सॉकेट की लेयर को हम एक लेयर को निकालेंगे इंसाइज करके, उसके बाद इसको फुली हम सूचर्स के साथ क्लोज कर देंगे, सूचर क्लोजर दे देंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोजेनस ग्राफ्ट्स आर यूज्ड फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रैमस कॉन्डाइल यूनिट एंड इज हिस्टोलॉजिकली सिमिलर टू TMJ, ठीक है। सो आंसर वी हैव इज स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट यूज करते हैं। एक्सप्लेनेशन कहती है इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इन ह्यूमंस स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट and TMJ, they are both morphologically and histologically similar as they are the only two joints in the body that are synovial joints covered by fibrocartilage, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, दो साइनोवियल जॉइंट कौन से हमारे बॉडी के अंदर कवर्ड बाय फाइब्रोकार्टिलेज, दैट इज स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट एंड टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। द सिमिलरिटी ऑफ दीज जॉइंट्स हैज एनकरेज्ड द सर्जन्स टू यूज स्टर्नोक्लेविकुलर ग्राफ्ट as an alternative to costochondral grafts for treating or for reconstruction of ramus condyle unit in TMJ cases. अगला सवाल है लोडिंग फोर्सेस ऑन द बॉडी फ्रैक्चर ऑफ मैंडिबल गिव राइज टू व्हाट। ये बॉडी रीजन ऑफ द मैंडिबल है हमारे पास, ठीक है। दिस इज द बॉडी रीजन ऑफ द मैंडिबल, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्चर हो जाता है तो क्या दिक्कत क्या आती है? दो आंसर हैं इसके। सबसे पहले आएगी टेंशन ऑन द अपर बॉर्डर। अगर यहाँ पे फोर्स लग रही है तो अपर बॉर्डर पे क्या लग रही है? टेंशन। दोनों बॉर्डर एक दूसरे से दूर खींच रहे हैं, सो टेंशन विल बी ऑन द अपर बॉर्डर एंड कंप्रेशन विल बी ऑन द लोअर बॉर्डर और इन्फीरियर सरफेस। मतलब अपर बॉर्डर या जो सुपीरियर सरफेस उस पर टेंशन लगेगी और इन्फीरियर सरफेस पे हमारे पास कंप्रेशन होगी। अगला सवाल है लैग स्क्रूज इज़ यूजली यूज इन द एरियाज इन ऑल एक्सेप्ट, मतलब लैग स्क्रूज हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते हैं। पहला है BSSO, बायलेटरल सैजिटल स्प्लिट ऑस्टियोटोमी में लैग स्क्रू लग सकते हैं। दूसरा है सिम्फाइसिस फ्रैक्चर, अगर सिम्फाइसिस फ्रैक्चर है तो उसमें भी हम लैग स्क्रू लगा सकते हैं। तीसरा है बोन ग्राफ्ट फिक्सेशन, बोन ग्राफ्ट फिक्सेशन मतलब हमने पूरा एक बोन का चंक उठाया है जिसको हम फिक्स कर रहे हैं कहीं पे, तब भी हम लैग स्क्रूज यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर एंगल रीजन ऑफ द मैंडिबल का फ्रैक्चर है तो हमें लैग स्क्रूज इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करने चाहिए। इसके कुछ रीजंस है हमारे पास। पहला है लैग स्क्रू फिक्सेशन नीड्स अ फ्रैक्चर लाइन टू बी अप्रॉक्सीमेटली ऑब्लिक, ऑब्लिक लाइन चाहिए होती है लगभग उसको फ्रैक्चर लाइन, और ये परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द स्क्रू हमारे पास जो फ्रैक्चर लाइन होती है वो होनी चाहिए, सो दैट द स्क्रू इज टाइटेंड, ताकि वो जब हम स्क्रू को टाइटन करें तो वो दोनों फ्रैगमेंट्स, मान लो ये दो हमारे पास फ्रैगमेंट्स हैं तो हम स्क्रू अगर यहाँ से यहाँ को डाल रहे हैं तो स्क्रू जब टाइटन करें तो दोनों फ्रैगमेंट्स एक दूसरे के पास आ जाएं, ठीक है। ये हमारे पास 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन एंगल रीजन ऑफ द मैंडिबल पे हमारे पास फ्रैक्चर लाइन सबसे पहले ऑब्लिक नहीं बनती है तो स्क्रू कंप्रेशन नहीं दे पाता। दूसरी चीज़ है कर्व्ड अनाटमी है, कर्व्ड अनाटमी है तो बोनी जो हमारी अरेंजमेंट है सेल्स की वो भी डिफ़र कर रही होती है, मतलब नीचे से ऊपर को जा रही होती है। तीसरी चीज़ आती है ये इन्फीरियर एल्वियोलर कैनाल के बहुत ज़्यादा पास है, उसकी वजह से भी यहाँ पे भी दिक्कत आ सकती है। उसके बाद आती है टॉर्सनल फोर्सेस या फिर टॉर्क जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है एंगल रीजन ऑफ द मैंडिबल पे, ठीक है। इसीलिए ड्यू टू द वीक एंगल एरिया एंड चेंज इन द ओरिएंटेशन ऑफ द बोन गेन्स, लैग स्क्रूज जो हैं वो स्लाइटली डिफिकल्ट होते हैं टू बी प्लेस्ड ऑन द एंगल रीजन ऑफ द मैंडिबल। लैग स्क्रूज की जगह हम यहाँ पे मिनी प्लेट्स डाल सकते हैं अगर एंगल रीजन का हमारे पास फ्रैक्चर है तो। थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। अ फ्रैक्चर रनिंग ऑब्लिकली फ्रॉम द बकल टू द लिंगुअल साइड ऑफ द मैंडिबुलर बॉडी सैजिटल फ्रैक्चर इज़ वेल सूटेड फॉर लैग स्क्रू, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ से बकल से लिंगुअल साइड को हमारे पास फ्रैक्चर गया, सैजिटली एक फ्रैक्चर गया, तब हम उसको लैग स्क्रू से जोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लैग स्क्रू कहीं पे ऐसी जगह पे लगा रहे हैं जहाँ पे रोटेशनल फोर्सेस हैं तो वहाँ पे लैग स्क्रू जो है वो ढीला हो जाता है ओवर टाइम और वो निकल जाता है, और उसके साथ साथ वो ट्रॉमा भी कॉज करता है जो जहाँ पे हमने स्क्रू को लगाया है। इसको लगाने के लिए हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रोटेशनल फोर्सेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है लैग स्क्रू को लगाने के लिए। अगला सवाल है इन द BSSO प्रोसीजर एज गिवन बाय ओवी गैजर एंड ट्रॉनर द कट्स वर प्रेजेंट इन, तो आंसर इज रैमस रीजन ऑफ द मैंडिबल। 1957 में, ठीक है, 1957 में हमारे पास ओवी गैजर और ट्रॉनर पहले थे जिन्होंने सैजिटल स्प्लिट ऑस्टियोटोमी का प्रोसीजर जो था उसे डिस्क्राइब किया था। ये सिर्फ रैमस रीजन ऑफ द मैंडिबल पे हम कट लगा रहे थे, ठीक है।
हॉरिजॉन्टल कट दे रहे हैं, देखो रैमस रीजन ऑफ द मैंडिबल में हॉरिजॉन्टल कट दे रहे हैं, लेकिन हम लिंगुला को बचा के रख रहे हैं क्योंकि यहाँ से हमारे पास इन्फीरियर अल्वियोलर नर्व जो है निकल रही है, ठीक है। और विद टाइम हमारे पास यहाँ पे काफ़ी नए उसमें मॉडिफिकेशन इसी प्रोसीजर में ऐड किए गए हैं, लेकिन ज़्यादातर इन्वॉल्व जो होती है वो रैमस रीजन ऑफ द मैंडिबल होती है। अगला सवाल है हमारे पास, व्हाट आर द पॉसिबल लेट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द ट्रीटेड केस ऑफ CVA। CVA हमारे पास होता है दैट इज सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। इस सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट को हम एक और नाम से जानते हैं दैट इज नोन एज स्ट्रोक। तो इसकी पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस पूछ रहा है, तो इसमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ सकता है ऑल न्यूमोनिया हो सकता है, बॉडी में पूरी जगह न्यूमोनिया हो सकता है, एस्पिरेशन न्यूमोनिया हो सकता है, CHF हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, कार्डियक अरेस्ट, एंजिना, पेन हो सकती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कार्डियक इस्चीमिया, DVT हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, हिपोक्सिया, UTIs। DVT का यहाँ पे मतलब होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है। पोस्ट सर्जिकल ट्रीटमेंट देयर मे बी स्लिपेज ऑफ लाइगेचर क्लिप्स विच कैन बी फेटल इन केस ऑफ CVA पेशेंट्स, ठीक है, स्ट्रोक पेशेंट्स। देयर मे ऑल्सो बी अ सेकेंडरी इन्फेक्शन इन केस ऑफ स्ट्रोक पेशेंट्स दैट कैन लीड टू सेप्सिस। स्ट्रोक पेशेंट में एक और चीज़ आती है, देयर कैन बी मैसिव DIC दैट इज डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलोपैथी। इसमें क्या होता है, बेसिकली हमारे पास जो क्लॉटिंग हो रही होती है और थ्रोम्बस फॉर्मेशन जो होती है वो एक साथ होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब DIC में हमारे पास डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलोपैथी में वाइड स्प्रेड एक्टिवेशन हो जाता है कोएगुलेशन सिस्टम का बॉडी के अंदर। क्यों? क्योंकि हर जगह हमारे पास क्लॉट बनना स्टार्ट कर जाते हैं, ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर छोटे छोटे क्लॉट्स बनना स्टार्ट कर जाते हैं। अब इससे क्या होगा, पूरी बॉडी के प्लेटलेट्स होंगे वो कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब ये प्लेटलेट्स पूरी तरह से कंज्यूम हो गए हैं, तो अब अगर बॉडी में कहीं बाहर से ट्रॉमा दोबारा होता है तो वहाँ पे ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, ठीक है, वहाँ पे ब्लीडिंग होती रहेगी। मतलब डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलोपैथी में ब्लीडिंग और क्लॉटिंग साइमल्टेनियसली बॉडी के अंदर होती जाती है। क्लॉटिंग की वजह से सारे प्लेटलेट्स जो हैं वो या फिर क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो यूज़ हो जाते हैं। तो अब जब बाहर से बॉडी को ट्रॉमा होता है तो बॉडी के पास ये क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बचे होते हैं, तो इसमें बॉडी का जो क्लॉटिंग सिस्टम है वो फेल कर जाएगा। तो यहाँ सबसे ज़्यादा कॉमन जो सिम्टम पेशेंट के अंदर बहुत इजीली देखने जाएंगे तो नोज़ ब्लीड बहुत इजी हो जाएगा, गम से खून आना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है, IV साइट्स जहाँ पे IV लाइन लगी होगी वहाँ से ब्लीडिंग्स होना स्टार्ट कर जाएंगी, थ्रोम्बोसिस एंड माइक्रो सर्कुलेशन बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जो गत्थे बनना, धब्बे, छोटे छोटे धब्बे बनना स्टार्ट हो जाएंगे जहाँ पे टर्मिनल आर्टरीज होती है वहाँ पे। अगला सवाल है, गन शॉट इंजरीज शुड बी मैनेज बाय। तो गन शॉट इंजरीज में प्राइमरली देयर शुड बी डिब्राइवमेंट ऑफ एनी एक्सटर्नल फॉरेन बॉडी और फॉरेन मटेरियल फ्रॉम द इमीडिएट इन्वायरमेंट ऑफ द गन शॉट। जहाँ पे गोली लगी वहाँ से सारा जो इन्वायरमेंट है वहाँ से जो बाहर की चीज़ें उनको निकालना, उसके बाद सेकेंडरीली उन चीज़ों को रिकन्स्ट्रक्ट करना, यही गन शॉट इंजरीज़ का बेसिक प्रिंसिपल है। बैलिस्टिक इंजरीज आर यूजली हाई वेलोसिटी इंजरीज विद शार्पनेल मेकिंग दैम हाईली इन्फेक्टेड, ठीक है, ये हाईली इन्फेक्टिव इंजरीज होती हैं। इनिशियल मैनेजमेंट शुड फोकस ऑन डिब्राइवमेंट ऑफ द नेक्रोटिक एंड डी वाइटलाइज टिश्यू। जो भी टिश्यू हमारे पास डी वाइटलाइज हो चुका है या फिर नेक्रोस होने वाला है उसे हम निकाल देते हैं, ताकि बैक्टीरियल लोड जो है वो कम से कम हो, और बैक्टीरियल लोड कम से कम होगा तो इन्फ्लामेशन उसके हिसाब से कम रहेगी। मल्टीपल राउंड्स ऑफ डिब्राइवमेंट शुड बी डन एंड सेकेंडरी रिकन्स्ट्रक्शन इज प्लान्ड वंस द इन्फेक्शन हैज़ लोअर्ड फुली, ठीक है। मल्टीपल राउंड्स ऑफ डिब्राइवमेंट कर रहे हैं हम, मतलब आज एक थोड़ा सा क्लीन अप किया, उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद क्लीन अप करेंगे ताकि जो नेक्रोटिक टिश्यू है वो और ज़्यादा इन्फेक्शन ना फैला पाए, ठीक है। और एक बार पूरा इन्फेक्शन सबसाइड हो चुका है, तो लगभग लोअर हो चुका है, उसी के बाद हम रिकन्स्ट्रक्शन जो है वो प्लान करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच साइन इज़ अ पैथोग्नोमिक साइन ऑफ एन इम्पैक्टेड कैनाइन? तो आंसर इज एब्सेंट लेबियल बल्ज। यहाँ पे जो वर्ड है पैथोग्नोमिक, उसका मतलब होता है कि इसी कंडीशन के साथ ही एसोसिएटेड है, इट इज़ स्पेशल फॉर दिस कंडीशन। मतलब अगर हमारे पास हम कह रहे हैं कि इम्पैक्टेड कैनाइन है तो उसमें एब्सेंट लेबियल बल्ज जो है वो उसका पैथोग्नोमिक साइन है। तो मतलब एब्सेंट लेबियल बल्ज सिर्फ इम्पैक्टेड कैनाइन के केसेस में ही देखा जाता है। नाउ व्हाट आर द क्लिनिकल साइंस? क्लिनिकल साइंस में we will be fail to palpate the canine bulge in the buccal vestibule by 10 years of age,
10 साल का बच्चा होगा लेकिन बक्कल वेस्टिब्यूल के अंदर जो कैनाइन बल्ज है वो फील नहीं होगा। इमोबिलिटी हो जाएगी डेसिडस कैनाइन की। जो डेसिडस कैनाइन है वो अगर हमारे पास ऊपर से कैनाइन आ रहा है तो वो मोबाइल होता जाता है क्योंकि ऊपर से रूट रिजॉल्व हो जाती है, लेकिन डेसिडस विल बी इमोबाइल, वो बिल्कुल फर्म रहेगा इन केस ऑफ इम्पैक्टेड कैनाइन। पैलेटल बल्ज इंडिकेटिंग पॉसिबल अंडरलाइंग कैनाइन। अगर पैलेटल बल्ज आता है तो मतलब हमारे पास पैलेट पे अगर कोई बल्ज बना है तो मतलब इम्पैक्टेड कैनाइन जो है वो पीछे की तरफ मूव कर गया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इंक्रीज मोबिलिटी नॉन वाइटल सेंट्रल एंड लेटरल इंसाइजर्स। नॉन वाइटल सेंट्रल और लेटरल इंसाइजर्स हो सकते हैं और इंक्रीज मोबिलिटी हो सकती है नॉन वाइटल सेंट्रल और लेटरल इंसाइजर्स की। उसके बाद आ सकता है इनएडिक्वेट स्पेस बिटवीन डेंटल आर्च फॉर कैनाइन इरप्शन। क्या रीज़न हो सकता है कि हमारे पास स्पेस ही नहीं दिखाई दे रहा है हमारे पास कैनाइन इरप्शन के लिए पेशेंट के अंदर। उसके बाद फ्लेयर्ड लेटरल इंसाइजर्स हो सकते हैं। लेटरल इंसाइजर्स कैन बी फ्लेयर्ड, दे कैन ऑल्सो बी नॉर्मल बट फ्लेयर्ड इज़ अ मोर कॉमन थिंग। एसिमेट्री ऑफ इरप्शन हो सकती है, एक साइड पे कैनाइन निकल गया एक साइड पे नहीं निकला है। अगली चीज़ आती है इम्पैक्टेड मैक्सिलरी कैनाइन्स इन इंडिविजुअल्स ग्रेटर देन 40 ईयर्स ऑफ एज, दे आर सब्सेप्टेबल फॉर एंकाइलोसिस, ठीक है। उसके बाद फेलियर ऑफ मूवमेंट इन एडोलसेंट इंडिकेट्स एंकालोसिस। अगर फेलियर ऑफ मूवमेंट हो जाए एडोलसेंट एज में तब भी जो इम्पैक्टेड कैनाइन है वो एंकालॉस कर जाता है। अब एंकालोसिस का मतलब तो हमें पता ही है कि एंकालोसिस द फ्यूजन ऑफ टूथ टू सराउंडिंग बोन। टूथ, बोन या जॉइंट कोई भी चीज़ जब वो सराउंडिंग बोन के साथ पूरी तरह से फ्यूज़ कर जाती है देन इट इज़ नोन एज एंकाइलोसिस। अब अगला सवाल है नॉर्मल इंटरकैंथल डिस्टेंस इन फीमेल्स इज हाउ मच। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो इसका आंसर है 31 to 32 मिलीमीटर इज़ द इंटरकैंथल डिस्टेंस in normal females. In most people the intercanthal distance is equal to the width of each eye, ठीक है। ज़्यादातर लोगों में हमारे पास intercanthal distance is equal to the width of each eye, that is the distance between the inner and outer corners of the eye, उतना हमारे पास intercanthal distance आ जाता है। The average interpupillary distance is about 60 to 62 millimeters. Interpupillary distance is 60 to 62 millimeters average, which corresponds to an intercanthal distance of approximately 30 to 31 mm. अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो जो ये एक आँख है दूसरी आँख है तो इसके और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है हमारे पास, इसको हम बोलेंगे इंटरकैंथल डिस्टेंस। अगर ये इंटरकैंथल डिस्टेंस नॉर्मल रेंज से ज़्यादा आता है तो इसको हम कहते हैं हाइपर टीलोरिज्म, और अगर मतलब वाइड सेट ऑफ आई, हाइपर टीलोरिज्म वाइड सेट ऑफ आइज। अगर इंटरकैंथल डिस्टेंस हमारे पास कम आता है, बहुत पास है आंखें, तो उसको हम कहते हैं हाइपोटेलोरिज्म या फिर क्लोजली सेट ऑफ आइज। अगला क्वेश्चन है हमारे पास द INR इज इक्वलेंट टू। तो INR का हमारे पास सिंपल फार्मूला होता है दैट इज PT पेशेंट, दैट इज प्रोथ्रोम्बिन टाइम ऑफ द पेशेंट डिवाइडेड बाई PT नॉर्मल, दैट इज नॉर्मल रेफरेंस रेंज ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है। और इसको हम ऊपर कर देते हैं ISI, दैट इज इंटरनेशनल सेंसिटिविटी इंडेक्स। द ऑप्टिमल ISI इज अबाउट 1.3 to 1.5। INR बेसिकली हमारा एक रेंज होती है जो कि मेजर करता है कि हाउ फास्ट विल योर ब्लड क्लॉट, कितनी जल्दी आपका ब्लड क्लॉट कर ले रहा है, उसको हम डिटरमिन करते हैं विद द INR, ठीक है। ये यूजुअली हम तभी पेशेंट्स में चेक करते हैं जब हम पेशेंट को ब्लड थिनर थेरेपी पे डाला होता है, जैसे कि वॉरफेरिन वगैरह पे डाला है तो हम पेशेंट का INR चेक करते रहते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, दैट इज़ प्रोथ्रोम्बिन टाइम ऑफ द पेशेंट डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम और इसको रेज टू द पावर ऑफ ISI। ISI बेसिकली लैब रिएजेंट्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। ISI जो है या फिर इंटरनेशनल सेंसिटिविटी इंडेक्स, ये दो रिएजेंट्स के बीच में, दो अलग अलग ब्रांड के रिएजेंट है हमारे पास, उनके बीच में जो डिफरेंसेस होंगे उनको करेक्ट करने के लिए, मतलब प्लस माइनस की वैल्यू देने के लिए यूज़ किया जाता है ISI। नॉर्मल INR हमारे पास होता है 0.8 to 1.2 नॉर्मल INR होता है विदाउट एनी एंटीकोएगुलेंट्स। अगर बंदा वॉरफेरिन वगैरह पे है तो 2 to 3 INR हमारा कॉमनली आ जाता है। अगला सवाल है हमारे पास आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज एंड व्हाट इट डिपिक्ट्स। तो इसमें हमारे पास दिखाई दे रहा दांत दैट इज़ इम्पैक्टेड, ठीक है। अब किस साइड को इम्पैक्टेड है, इट इज़ बक्कली इम्पैक्टेड, ठीक है। ये बाहर को निकल रहा है ऐसे करके, इसकी रूट पीछे की तरफ जा रही है और ये बाहर को, इसका क्राउन पोर्शन बाहर को है। लेकिन अगर यही लिंगुअली इम्पैक्टेड होता तो इसकी जो क्राउन और रूट है उसमें सिर्फ एक ही रेडियोलेसेंसी दिखती, ठीक है।
क्योंकि जब हम एक्सरे लेंगे और कोई दांत ऐसे करके इम्पैक्टेड है, लिंगुअली इम्पैक्टेड अगर कोई दांत है, तो उसका रूट पोर्शन और क्राउन पोर्शन वो एक्सरे में एक ही इमेज के अंदर आ जाता है, जो कि डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है कि रूट कहाँ पे। लेकिन इसमें हमें रूट को थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्राउन जो है वो ईजिली दिखाई दे रहा है, तो क्राउन पोर्शन विल बी बिगर, तो क्राउन पोर्शन ज़्यादा क्लियर दिख रहा है, दैट इज़ वाई इट इज़ बक्कली इम्पैक्टेड।